हो रही थी तो कितनी संख्या है उसकी। अब ये संख्या सामने है जिसमें भूमिहार 2.89% बताए गए हैं, ब्राह्मण 3.67%, पिछड़ा वर्ग 27.12%, ओबीसी की बात कर लें तो 6.01%, और ये वो आंकड़े हैं। अनुसूचित जाति की बात कर लीजिए तो 19.65% जो है उनकी संख्या बताई गई है। अनुसूचित जनजाति की अगर बात कर लें तो वहां पर उसकी संख्या 1.85, सामान्य वर्ग के लोगों की 15.52। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। आनंद, इस पूरे रिपोर्ट की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण इस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आ पाया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है सबसे पहले जातिगत गणना का जो रिपोर्ट था वो सार्वजनिक हो चुका है और उसे जारी कर दी गई है। और पिछड़ा वर्ग जिसमें ओबीसी कहते हैं वो 27.12% है और अति पिछड़ा जिसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहते हैं उसकी आबादी बिहार में 36.01% है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति उसकी आबादी अगर अनुसूचित जाति की देखें तो 19.65% है और अनुसूचित जनजाति की आबादी 1.68% है। और सवर्ण जाति यानी कि जो अनारक्षित हुआ उनका। इसके अलावा अगर हम जातिगत गणना की बात करें, जाति के हिसाब से देखें तो इसमें कई सारी ऐसी जातियां जैसे सोनार है उन्हें 0.68%, कुछ प्रमुख बात करें बिहार में यादव जाति की अगर बात करें तो यादव जाति की आबादी लगभग 14.26% है, जिसमें यादव में ग्वाला, अहीर, गोरा, घासी, मेहर, सतगोप किया है। इसके अलावा अगर राज्य की बात करें तो 7% की आबादी है, राजभर की बात करें तो 0.17%। इसके अलावा कई सारी ऐसी जातियां हैं जैसे अगर भूमिहार की बात करें तो 2.89% है। इसके अलावा मल्लाह की बात करें तो 2.60% की आबादी है। इसके अलावा अगर कुछ और पाली जाति की बात करें तो 0.26% है। इसके अलावा ब्राह्मण जाति की बात करें तो 3.65। इसके अलावा बिंद जो कहते हैं जाति बनी जाती लेकिन उसकी आबादी अगर इसमें 0.98% यानी कि 1% से भी कम रहा। और बेलदार 0.36। इसके अलावा अगर हाट मुस्लिम की बात करें तो 0.086 है। इसके अलावा नोनिया जाति एक है जो प्रमुख जाति मानी जाती है, उसकी आबादी 1.91 है। और प्रजापति जो कुम्हार जाति है उसकी भी आबादी 1.40% के आसपास है। तो विभा ये कुछ महत्वपूर्ण जातियां हैं बिहार की। इसके अलावा अगर पासी जाति की बात करें तो उसकी आबादी भी 0.98 यानी कि 1% से भी कम है। तो बढ़ई जाति की 1.45। ये कुछ प्रमुख जातियां हैं जिनकी आबादी इस वक्त मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ विभा। बिल्कुल, तो ये वो तमाम जातियां हैं जिनकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक है, सामने है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सुबह ही कहा था कि देखिए जातीय गणना जो है वो पूरी होने के बाद रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है लगभग। लेकिन अब बिहार में जातीय गणना 2022 के आंकड़े आपके सामने हैं। बिहार में कुर्मी जाति की संख्या को 2.87% बताया गया है, सोनार 0.68%, कुशवाहा की बात कर लें तो 4.21, पिछड़ा वर्ग 27.12%। वहीं ओबीसी की अगर बात की जाए तो 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65%, ब्राह्मणों की बात की जाए तो 3.67%, भूमिहार 2.89%, मुसहर 3.08%, कुर्मी 2.87, कुशवाहा 4.27, धानुक 2.13, राजपूत 3.45%, वहीं सोनार 0.68, कुम्हार 1.04। तो ये वो आंकड़े हैं इन आंकड़ों को लेकर अब सियासी तौर पर जो जानकार हैं वो ये मानते रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आंकड़े जो हैं वो आगामी चुनाव के मद्देनजर ही बेहद महत्वपूर्ण नहीं है। सरकार बार बार कहती रही है कि योजनाओं को बनाने में सहूलियत होगी, योजनाओं के जरिए हम उन लोगों तक विकास की लकीर खींचेंगे जिनको जरूरत है उसकी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, और ये वो आंकड़े हैं जिसे सरकार ने सामने ला दिया है। कुर्मी, कुशवाहा 4.27%, ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के जरिए अब ये बार बार कहा जा रहा है कि देखिए आंकड़ों के जरिए विकास का खाका खींचा जाएगा। ब्राह्मण जो है वो 3.67%। राजनीतिक तौर पर हालांकि बीजेपी ये बार बार कहती रही कि जातीय गणना के विरोध में हम नहीं खड़े हैं, ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि किसका
किसकी संख्या कहां तक पहुंची है, आखिर वो जनसंख्या क्या है। राजपूत की बात कर लें तो 3.45%, वहीं सोनार जो है उनकी संख्या 0.68% मानी गई है, वहीं कुम्हार 1.04%। और इन आंकड़ों के साथ अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। आगामी चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो या 2025 में विधानसभा का हो, इन चुनाव के मद्देनजर सियासत की बात बार बार की जा रही थी कि जातीय गणना कराने के पीछे का मकसद क्या है। लेकिन जातीय जनगणना जो केंद्र सरकार करा सकती है, अब उसे लेकर के भी तमाम तरीके से बयान भी सामने आते हुए, लेकिन बिहार सरकार के जातीय गणना का आंकड़ा जो है वो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। और टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अनुसूचित जाति 19.95%, अनुसूचित जनजाति भागीदारी की बात बार बार कही जा रही थी, कहा जा रहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। अब ये देखना होगा कि इनमें किसकी स्थिति आर्थिक तौर पर कैसी है, क्योंकि सरकार ने कहा कि हम ये भी तो जानना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। आखिर पिछली बार से जब आखिर बार ये गणना हुई थी, उस गणना से अब तक में क्या बदला है। वहीं नाई की बात कर लें 1.59% इनकी जनसंख्या सामने आई है, कानू 2.21%। और बिहार में किसकी कितनी जनसंख्या, कायस्थ समाज की बात कर लें तो 0.60%, यादव 14.26%। वहीं अगर बात की जाए बढ़ई की तो 1.45% इनकी आबादी सामने है, धोबी 0.83%। और इन आंकड़ों के जरिए आप, और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अब ये आंकड़े सामने हैं, किसकी कितनी आबादी सार्वजनिक है, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, ठीक है, ये सेंसस जो किया गया तो उसमें क्या वो फैक्ट और फिगर क्या था, कितने लोग उसमें छूट गए, कितने लोगों का वास्तविक फिगर आया, ये तो थोड़ा सा और देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, सरकार ने जब सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाई है तो जो डेटा जारी कर रही है, तो अभी तो डेटा के अनुसार थोड़ा और इस पर देखना होगा, समझना होगा कि क्या वास्तव में इनकी वही संख्या है जो संख्या डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है, या इनकी संख्या कुछ और है और डेटा में कुछ और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा और इसको देखना होगा कि उनकी संख्या जो पहले थी अभी क्या है, क्योंकि और भी जो इनके पैरेलल जो चीजें हैं जहां से इनका आंकड़ा मिलता है, थोड़ा उसके साथ को रिलेट करना होगा। बिल्कुल संजय जी, लेकिन जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं कि ये तो देखना होगा कि जो आंकड़े जारी किए गए हैं वही आंकड़े वस्तु स्थिति में वैसे ही हैं, या फिर यहां पर भी वो आंकड़ों पर संशय पैदा होता है, सवाल पैदा होते हैं। क्योंकि अगर इसे जांचने और परखने की बात होगी तो आखिर ये परखेगा कौन, जांचेगा कौन, और ये कैसे पुष्ट होगा? देखिए, परखने और जांचने की बात जहाँ तक है तो ठीक है, एक पार्ट होता है जो सरकार अपने स्तर से एक अधिकृत डेटा जारी करती है, लेकिन क्या उस लिस्ट में वो सारे लोग हैं जो उस जाति के हैं, तो उससे तो ही न ट्रांसपेरेंसी होगी। अब मान लिया कि जिनको सेंसस की जिम्मेवारी दी गई, अब वो कुछ पर्टिकुलर लोगों का किए, कुछ घरों को छोड़ दिए, कुछ जगह गए, कुछ जगह नहीं गए, तो ये तो नहीं लोगों को अभी समझ में आ रही है बात ना कि उन्होंने हमारा सेंसस में नाम डाला है कि नहीं डाला है। तो जब तक इसको क्रॉस चेक नहीं किया जाएगा तब तक इस फिगर को लेकर के तो और भी चीजों को देखना ही पड़ेगा कि क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर सही है या आंकड़ा कुछ और है, सेंसस कुछ किया गया और डेटा कुछ और पब्लिश हुआ है। बिल्कुल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, बहुत स्वागत है आपका। आपकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, बहुत जल्द ये आंकड़े सामने होंगे, किसकी कितनी आबादी, अब ये आंकड़े सामने आ गए। बिल्कुल, हमने कहा था कि एक सच्चाई सामने आनी चाहिए और सारे समाजवादियों ने एक मंच पर आके बात को कहा था कि जब इस देश के अंदर में हर चीज की गणना हो ही गई है तो एक बार जाति की गणना हो जानी चाहिए और किस जाति में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थितियां क्या है इसका आकलन भी चल जाएगा। तो एक सच्चाई है, इस सच्चाई का आकलन होनी चाहिए थी
तो राष्ट्रीय जनता दल इस बात का पक्षकार रहा है और जदयू ने इन बातों को माना है। तो पूरे जो आया है अभी तक की जो रफ्ते आई है वो सब मिलाकर करके आप देखेंगे तो इसमें जाति की तो स्थिति सब कुछ आ ही गई है, शैक्षणिक आर्थिक सब आई है। तो एक जहां लगेगा कि जिन वर्गों में हमारी शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां कमजोर है उसको और सशक्त करने के लिए एक पूरे तौर पर बजट एलोकेशन तैयार कर करके और उसको मजबूती प्रदान की जाएगी। बिल्कुल शक्ति जी, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि मकसद तो इसका यही है ना कि भाई उन तक योजनाएं पहुंचे, उनका विकास हो सके। अगर वो पीछे हैं तो उन्हें आगे लाने के लिए सरकार योजनाओं के जरिए उन तक पहुंच सके। लेकिन क्या आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति का डेटा भी सामने लाया जाएगा? ये पता कैसे चलेगा आम जनता को कि उसकी स्थिति पहले से बेहतर हुई तो कितनी हुई? देखिए, जब अभी तक का जो वर्तमान रफ्ते हैं उन रफ्तों में हम शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक स्थितियां का आग्रह हमको कर ही लिया है, लेकिन सरकार ने कर ही ली है। लेकिन जो पहले जो खबर आई थी आपको याद होगा, मरहूम जेटली साहब ने जो सामने देश की बदसूरत हाल रखी थी कि 51% देश के अंदर में दिहाड़ी मजदूर है, 13% लोग ऐसे जिसको एक कमरा रहने के लिए नसीब नहीं, ऐसे हैं पॉइंट में ऐसे लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, 23% युवा वृत्ति इस देश के अंदर में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करती है। तो हालत तो चिंताजनक जो आई थी खबर, तो निश्चित तौर पर जानने की कोशिश होनी चाहिए थी और हो भी रहा है। तो हम तो लगातार इन बातों के पक्षकार होते रहे हैं, आज भी हैं कि स्वाभाविक तौर पर सबको एक बार सबको जाति से सबको मिलकर के रहना है, सबको एक साथ रहना है। लेकिन जो मुख्य धारा से कटे हैं शैक्षणिक आर्थिक सामाजिक से उनको मजबूती करना है। और ये देश के स्तर पर आज जो बिहार ने करके दिखाया है, देश के स्तर पर इस खुल करके आने चाहिए ताकि शैक्षणिक आर्थिक का अवलोकन हो और तो गया होता है बजट एलोकेशन। ठीक, लेकिन शक्ति यादव जी, अब तो आंकड़े सामने हैं, आंकड़े जारी भी कर दिए गए। अब इन आंकड़ों से आप संतुष्ट हैं? आप जैसा सोच रहे थे, जैसा मान रहे थे, क्या उसी के आसपास ही आपको आंकड़े दिख रहे हैं? देखिए, आंकड़े तो जो लगभग पुराने आंकड़े थे उसमें थोड़ा सा आगे पीछे तो होगा, स्वाभाविक है, चूंकि एक एक घर तक पहुंचा है और कोई भी घर का सदस्य ये नहीं कर सकता है कि मेरे यहाँ नहीं पहुंचा है। अगर नहीं पहुंचा है तो उसके आंकड़े हैं, उसके प्रमाण हैं, आप जिस वर्ग से हैं, जिस जाति से हैं, सामाजिक आर्थिक क्या है, सब चीजों का है। ठीक, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं, सोशल साइंटिस्ट CSDS के। संजय जी, चूंकि अब आंकड़े हैं तो इन आंकड़ों से पहले खूब सियासत हुई, कहा गया कि इन आंकड़ों के जरिए तो वस्तु स्थिति का पता चलेगा। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुझे आंकड़ों के बारे में पता नहीं है कि आंकड़े आए क्या हैं। अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें तो मैं बिल्कुल मैं आपको आंकड़े बताती हूँ। आंकड़े जो इस रूप में हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, ब्राह्मणों की संख्या बताई गई 3.67%, भूमियार 2.89% के आसपास बताए गए हैं, मुसहर जाति 3.08% बताई गई है, कुर्मी 2.87 उसकी आबादी, कुशवाहा की आबादी 4.27, धानुक 2.13, राजपूत 3.45%, कुशवाहा की बात कर लें तो 4.27, सोनार 0.68% के आसपास, कुम्हार 1.04, पिछड़ा वर्ग की अगर बात कर लें तो 27.12% उनकी आबादी बताई गई है, ओबीसी 36.01% और अनुसूचित जाति 19.65%। ये इस वक्त जो आंकड़े सामने हैं, इन आंकड़ों के आधार पर आपको लगता है कि पिछली बार जब गणना हुई थी उस गणना से इस बार की गणना में बहुत कुछ ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है? नहीं, बहुत कुछ चेंज दिखाई नहीं पड़ रहा और इसकी वजह है क्योंकि जब हम पुराने जनगणना की बात करते थे तो पॉपुलेशन ग्रोथ का जो रेशियो है अलग अलग जातियों में बहुत अंतर नहीं है। ये जरूर है कि पिछड़ी जातियों में या आप दलितों में कहें तो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेशियो है थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर अपर कास्ट से देखें, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ का जो पैटर्न है वो सोशियो इकोनॉमिक के आधार पे भी होता है।
लेकिन जो कुछ भी आंकड़े आए वो बहुत अलग नहीं है और इससे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। मुझे कोई आश्चर्यचकित नहीं हूं मैं कि किसी जाति की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है मेरे अनुमान के हिसाब से या कम हो रही है। लेकिन मुझे लगता है सबसे असल जो आंकड़ा है वो सामाजिक आर्थिक आधार का है। जब तक उसकी जानकारी होगी तभी हम इस पे आगे और बढ़ सकते हैं। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे लगभग उतने ही हैं। ओबीसी की संख्या थोड़ी सी ज्यादा दिखाई पड़ती है जो मुझे लग रहा है पहले के अनुमान के हिसाब से। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, चूंकि आपका तजुर्बा है, आपने कई इस तरह के सर्वे देखे होंगे, उसका हिस्सा भी रहे होंगे और इनको विश्लेषण आपकी तरफ से भी किया गया होगा। क्या इन आंकड़ों के जरिए एक आम जनता ये सोचती है कि भाई आर्थिक स्थिति का अनुमान कैसे लगेगा? ये आंकड़े तो सामने आ गए, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में आम नागरिक इसे कैसे समझे कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई कि वहीं के वहीं वो टिके हुए या फिर वो नीचे ही आ गए? नहीं, इन आंकड़ों से तो बिल्कुल आर्थिक स्थिति का पता नहीं चलेगा। आर्थिक स्थिति का पता तभी चलेगा जब इसके आंकड़े इकट्ठा किए गए होंगे, जब कास्ट सेंसस हो रहा होगा, तो जब लोगों से ये पूछा गया होगा कि उनकी आमदनी कितनी है, उनके घर में चीजें कितनी है, कितनी शिक्षा है, जब उन आंकड़ों को पेश किया जाएगा तभी आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का पता चलेगा। सिर्फ इन आंकड़ों से कतई पता नहीं चलता कि किसी जाति की आर्थिक स्थिति या शैक्षणिक स्थिति कैसी है। बिल्कुल प्रोफेसर संजय, चूंकि मैं जो चार्ट को देख पा रही हूं, जिन आंकड़ों की प्रति मेरे पास इस वक्त मौजूद है, उनमें पिछड़ा वर्ग 27.12%, ओबीसी की बात कर लें तो 36.01% और अनुसूचित जाति 19.65%। यानी कि इस पूरे चार्ट की अगर मैं बात करूं तो इनकी आबादी ही सबसे ज्यादा है। पिछली बार की तुलना में इस बार की अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो कितना बदलाव आपको दिखता है? क्योंकि यही सबसे ज्यादा घनत्व वाले कह लें या आबादी वाले वर्ग हैं। दलितों में तो कोई फर्क ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि दलितों की आबादी तो 2011 के सेंसस में भी गिनती हुई थी उनकी। सवाल सिर्फ ओबीसी की बात है और दूसरे अन्य जातियों की बात हो रही है जिनकी गिनती देश के सेंसस में नहीं होता है। मुझे लगता है थोड़ा सा अनुपात ओबीसी, जिसमें आप पिछड़े वर्ग और ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो दोनों को मिला दें तो थोड़ा सा पुराने अनुमान के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ावा दिखाई पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत मामूली है। 1-1.5 से 2% से ज्यादा का अंतर मुझे दिखाई नहीं पड़ता। मुझे लगता है 1-1.5-2% पहले के अनुमान से कुछ ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। बाकी जातियों की तुलना में भी इन वर्गों की हम बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए प्रोफेसर संजय। हमारे साथ इस वक्त गिरिराज जी जुड़ चुके हैं। गिरिराज जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। जिन जातीय गणना की बात आप कह रहे थे कि हम भी इसके पक्ष में ही, हम विरोध में नहीं है। जब सरकार में उस वक्त साथ में थे तब भी हम साथ में ही इसके गणना की मांग कर रहे थे, और अब जब गणना की रिपोर्ट आ गई है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं जातीय जनगणना का विरोध नहीं करता, लेकिन एक मांग जरूर करता हूं कि लालू जी, नीतीश जी 33 साल से राज किए हैं। ये एक रिपोर्ट कार्ड भी जारी करनी चाहिए थी कि दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को उन्होंने क्या हालत सुधारा 33 साल में। ये जातीय जनगणना का मैं विरोध नहीं, सम्मान है, ठीक है जो उन्होंने किया है, लेकिन 2,83,00,000 परिवार ही और 13 करोड़ से ज्यादा आबादी है। ये मुझे समझ में नहीं आता है कि ये कैसी जनगणना की है। गिरिराज जी, आपको लग रहा है कि ये गणना जो कराई गई है, गणना सही तरीके से नहीं कराई गई है? क्योंकि ये आबादी का अनुपात का बढ़ना इन आंकड़ों से कम वैसा नजर नहीं आ रहा आपको? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं जातीय जनगणना का सम्मान, पहले भी कहा कि मैं बांटता नहीं, मैं सम्मान करता, लेकिन ये 2,83,00,000 और समथिंग उसके परिवार को अनाउंस किया है और 13 करोड़ से ऊपर आबादी हो गई है, तो आपको लगता है कि जातीय जनगणना सही तरीके से की गई है? आप क्या मांग करना चाहेंगे? हम तो मांग करते हैं कि ये 33 साल सामाजिक न्याय के मुख्यमंत्री लालू जी, नीतीश जी ये रिपोर्ट कार्ड भी जारी करें कि हमने पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को, गरीबों को क्या क्या किया। हमारी मांग है। धन्यवाद।
तो गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि ये जो गणना, जो रिपोर्ट आज सार्वजनिक की गई है, जिसे सामने रखा गया है, उस पर उनकी संतुष्टि नहीं। वो कह रहे हैं कि जातीय गणना के खिलाफ मैं कभी नहीं था, जातीय जनगणना हो इसके भी हम पक्षधर हैं, लेकिन सवाल ये कि जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है। ये रिपोर्ट कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि इसमें आर्थिक आधार का पता नहीं चलता है। कैसे हम समझेंगे कि ये रिपोर्ट जिसमें लोगों ने अपनी जानकारी सरकार के सामने रखी, वो रिपोर्ट सही है? हमारे साथ शक्ति यादव जी जुड़े हुए हैं। शक्ति यादव जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो, गिरिराज सिंह इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पुष्ट है या अपुष्ट है, आंकड़ों को देखकर तो शंका पैदा होती है। जब पूरी सरकार और पूरा तंत्र इन सर्वे में अपनी पूरी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और एक एक घर जाकर के इन चीजों को देखा है, इसलिए इस सर्वे पर उन लोगों को दर्द हो रहा है जो लोग लंबे समय से मसूर की खेती में उटेरा मटर चढ़ के जो फलता है ना, उटेरा बन के जो राज कर रहे थे, उनको थोड़ी परेशानी हो रही। हम उस पर जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सशक्त और मजबूत करने की दिशा में सरकार का कैसे इसमें योगदान हो, योजना कैसे उन तक पहुंचे, लाभ कैसे मिले, जो वंचित है, उपेक्षित है, परेशान जो लोग हैं उनको परेशानी तो होगी। अब सत्ता पर, संपत्ति पर जो एकाधिपत्य मुट्ठी भर लोग जो जमाए हुए हैं, तो लोगों को तो आग खुलेगा ना भाई, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसको मिलनी चाहिए भागीदारी। सवाल तो उठेंगे और उन सवालों से थोड़ी इनकी परेशानियां बढ़ेगी। अब तो ये देश भर का मामला बनता है कि देश भर में होना चाहिए। बिहार ने जो खर्च आया है, अब देश के स्तर पर 2024 में ये सरकार कराए न कराए तो नई इंडिया गठबंधन की बनेगी, देश भर में जाति गणना होगी। लेकिन गिरिराज जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों ने मिलकर जब बिहार में इतने वर्षों तक राज किया है, तो गरीबों के लिए उन्होंने क्या किया? ये रिपोर्ट तो उसी पर सवाल खड़े कर रहा है। वही रिपोर्ट जो सवाल नहीं खड़ा कर रहा है, इन लोगों ने जो जिनके अंदर चेतना जगाई, जो मानसिक तौर पे गुलाम थे, हक से महरूम थे, वंचित थे, उनके जागृति मिली, वो ललक उनके अंदर पैदा हुआ, वो आगे बढ़े, काम करने लगे, अधिकार समझने लगे। 70